हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एक्सेलेंट मेंटर्स। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और शानदार पेपर। और ये पेपर होने वाला है सेंट जोसेफ कॉलेज का। और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जीएचएस का आपको मिल चुका है। इसके बाद हम दूसरा पेपर आज सॉल्व करने जा रहे हैं सेंट जोसेफ का। बेटा पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से इस पेपर को मैं दो पार्ट में करूंगा। एक पार्ट में हम लोग आधा पेपर कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरी पार्ट में इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग हाफ पार्ट है उसमें कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग जीएचएस का पेपर देख चुके होंगे और आज देख रहे होंगे सेंट जोसेफ का पेपर। तो देखते हैं क्या आया था पेपर में। 2022 का पेपर है, लास्ट ईयर हाफ ईयरली में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था और क्या क्या आया था इस क्वेश्चन पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला तो था चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे कुछ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन थे अब वो करने के बाद हमें पता चलता रहेगा। फिलहाल यहां पर पहला क्वेश्चन है द गैस दैट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करने वाली गैस बेटा मेनली जो होती है वो होती है CO2 कॉमा CO, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा होता है CO, इसको बोलते हैं बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा होता है बेटा CH4, इसको बोलते हैं बेटा मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। या फिर इसको दूसरा नाम बोला जाता है मार्श गैस। क्या बोला जाता है? मार्श गैस। और चौथा होता है वाटर वेपर। वाटर वेपर। अब इन चारों में से जो ऑप्शन आपको इन चार में दिख रहा हो वही आपका आंसर है। तो CO2 तो है नहीं चारों में, CO भी है नहीं चारों में, वाटर वेपर भी है नहीं, है कौन? मेथेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? मेथेन। बाकी अगर मेथेन को हटा करके इन चारों में से कोई अदर ऑप्शन डाल दिया जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक रेडिकल इन पोटेशियम क्लोराइड इज। बेसिक रेडिकल क्या होता है? मेनली बेसिक रेडिकल की बात अगर हम करें तो किसी भी सॉल्ट को अगर हम ब्रेक करते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो दो आयंस में ब्रेक हो जाता है। एक होता है पॉजिटिव आयन जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और एक होता है निगेटिव आयन जिसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को क्या करें? वाटर में डिसॉल्व करें तो ये K+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर जो पॉजिटिव रेडिकल होता है यानी जो हमारा कैटायन होता है वो फॉर्म करता है बेसिक रेडिकल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बेसिक रेडिकल। तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड में बेसिक रेडिकल हमारा क्या होगा बेटा? A होगा यानी K। ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ K है, ये B है, Cl ये थोड़ा साथ में लिख गया है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ये K अलग है, B ऑप्शन, Cl अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन BaCl2 H2SO4 BaSO4 + 2HCl। बेटा यहां पर कह रहा है ये किस टाइप का रिएक्शन है। BaCl2 बैरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 + 2HCl। अब यहां पर अगर दो कंपोनेंट्स मिल करके एक कंपोनेंट बना रहे होते तो हम लोग कह सकते थे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर यहां पर एक कंपोनेंट डिवाइड होकर के दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में बट रहा होता तो हम कह सकते थे कि बेटा ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में है तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा, यहां पर Ba जो है वो H को डिस्प्लेस भी नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता तो हाइड्रोजन गैस निकलती, हाइड्रोजन HCl नहीं बनाता, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। न्यूट्रलाइजेशन तो तब होता है जब हम एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं। तो भैया BaCl2 तो एक सॉल्ट है और ये एक एसिड है, सॉल्ट और एसिड को मिलाने पर क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो नहीं सकती। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा?
डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन होगा बेटा? डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन तभी होता है जब एक सॉल्ट एक एसिड या एक सॉल्ट एक बेस को मिलाया जाता है जनरली। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर इज एन एक्सलेंट लिक्विड टू यूज इन कूलिंग सिस्टम, दिस इज ड्यू टू इट्स। वाटर क्या होता है? कूलिंग सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। कूलिंग सिस्टम मतलब जैसे हम कोई भी मशीन यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह में लोग पानी डालते हैं जनरेटर के इंजन को ठंडा करने के लिए। गाड़ी कार वगैरह से आप चलते होंगे तो कार के कार्बोरेटर में क्या डाला जाता है? कभी कभार पानी डाला जाता है जब इंजन ज़्यादा हीट करने लगता है। तो वाटर को ठंडा करने के लिए बहुत अच्छा एक मतलब वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो ठंडा करने में बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है। तो कूलिंग सिस्टम के लिए वाटर क्या है? बहुत ही यूजफुल है। क्यों? किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो बेटा यहां पर ए ऑप्शन है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने में काम आती है। हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट इज अ करेक्ट ऑप्शन। हाई स्पेसिफिक हीट क्या होता है? कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट, मतलब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है बेटा? स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और स्पेसिफिक हीट वाटर की बहुत ही शानदार होती, बहुत ही अच्छी होती, मतलब ये बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हम एज अ कूलिंग सिस्टम में काम करते हैं इससे। ठीक है, इसका यूज करते हैं। अगला, द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, व्हाट विल बी द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस? टेम्परेचर क्या है बेटा? 298 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बेटा केल्विन है, केल्विन स्केल से डिग्री सेल्सियस स्केल में आने के लिए पहले तो डिग्री सेल्सियस से मान लेते हैं x डिग्री सेल्सियस होगा, इसमें आप 273 ऐड कर देते हो तो किसके इक्वल हो जाता है? 298 के बराबर। फिर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 298 माइनस 273। आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 8 में से 3 गया 5, 7 9 में से 7 गया 2, 25 डिग्री इज योर आंसर। तो ये ए ऑप्शन आपका एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो केल्विन स्केल से डिग्री सेल्सियस के स्केल में आने के लिए आप 273 को माइनस कर देते हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा हाइड्रोजन का 1। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? देखो 2 हाइड्रोजन है, तो हम लिख लेंगे 2 × 1 प्लस सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 होगा, आई थिंक मिस हो गया, H2SO4। तो ऑक्सीजन का होता है बेटा 4 × कितना हो जाएगा? 16। 16 ऑक्सीजन का मास होता है और 4 ऑक्सीजन, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 32 और यहाँ आ गया 64। 64 और 32 6 8 आ गया और 9, 98 इज योर आंसर। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? 98। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कुछ और नहीं करते हैं, सब जोड़ जाड़ देते हैं। जितना उसमें एटम होते हैं सबका एटॉमिक मास आप ऐड कर देंगे और जितने नंबर में एटॉमिक मास प्रेजेंट होंगे उतनी बार ऐड करेंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो बेटा इतिहास गवाह है तुम्हारा कि जब जब मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन किया है तब तब हाइड्रोजन गैस निकला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द परफेक्ट आंसर। अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो बेटा Zn प्लस HCl इज इक्वल्स टू बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन होगी सिंपली। तो यहां पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस। अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट बिल्कुल भी अब घोल नहीं सकते, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं, solubility curve of sodium chloride showing the solubility with the temperature, मतलब टेम्परेचर के साथ सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या शो करती है?
तो यहां पर आपने देखा है, आपने ये ग्राफ देखा होगा अपने बुक में वाटर चैप्टर में, तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी कर्व कुछ सब्सटेंस ऐसे दिखाते थे, कुछ ऐसे नीचे जाते थे। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छा सा कर्व एकदम दिखाता था, फ्लैट सा, थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीमेंट होता था, बहुत जरा सा, एकदम छोटा सा। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कर्व जो होगा सोडियम क्लोराइड के लिए, वो सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, लिटिल इंक्रीज शो करेगा, मतलब बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट शो करेगा, हल्का सा इंक्रीमेंट शो करेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो वैलेंसी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो वैलेंसी है NO2, अब इसमें जो वैलेंसी है वो क्या कर रही है, NO2 जो है आपका यहां पर फाइनली वैलेंसी पूछ रहा है नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, आपको अच्छे से पता है, -2। कितने ऑक्सीजन यूज हो रहा है NO2 में, NO2 में यूज हो रहा है 2 ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 × 2 दैट इज 4। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होगी, तभी ये ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 -4 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी +4 होना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होता है। तो अगर NO2 में आप नाइट्रोजन की वैलेंसी देखोगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, क्या होती है, यहाँ पर CO2 लेते हैं, फिर H2O लेते हैं, फिर यहाँ पर सनलाइट होता है, नीचे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल। अब ये क्या होता है, ये बन जाता है C6H12O6 + O2, ये बन जाता है। अच्छा, कॉमन सी बात बताइए, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या आपने हीट एनर्जी दिया या हीट एनर्जी आपको मिली? तो हीट एनर्जी सन के द्वारा, जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से क्या हुआ, हीट एनर्जी इसको मिली। तो ये एक टाइप का क्या हो जाएगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक्सोथर्मिक तो हो नहीं सकता अगर एंडोथर्मिक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन तो हो नहीं रहा है, कोई एक सब्सटेंस टूट करके 2 में तो बट नहीं रहा है, और प्रेसिपिटेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई ऐसा प्रेसिपिटेट बन नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन और मैं ऐड कर देता, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो शायद आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती थी। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां पर ये रिएक्शन देख करके आपको अच्छे से पता लग रहा है कि 2 कंपोनेंट मिलकर के 2 कंपोनेंट बना रहे हैं, तो आप इसको कभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं मानते। लेकिन एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है, ये एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसको एक्सेप्शन मान सकते हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट मिलकर के 2 कंपोनेंट ही बनाता है। इसमें हम मेन कंपोनेंट केवल ग्लूकोज को कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देते हैं। ठीक है, मतलब मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इफ द प्रेशर इज डबल्ड फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, इट्स वॉल्यूम विल बिकम अ। बेटा आपने बॉयल का लॉ पढ़ा होगा, PV इज इक्वल्स टू वॉट, कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल्स टू क्या है, कॉन्स्टेंट। तो मान लेते हैं पहले P इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू क्या है, K है। उसके बाद कह रहा है प्रेशर इज डबल, प्रेशर को क्या किया गया बेटा, डबल किया गया, तो 2P कर दिया। उसके बाद V डैश, भाई वॉल्यूम बदल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और आएगी वैल्यू K के बराबर। ये K और ये K आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम दोनों को इक्वल कर लें तो हो जाएगा 2PV डैश इज इक्वल्स टू PV। तो यहां पर V डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, PV/2P। तो P से P कट गया, दैट इज V/2। तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, नया वॉल्यूम आपका क्या हो गया, हाफ टाइम, आधा हो जाएगा। तो बॉयल के लॉ के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं। तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब क्या कह रहा है, अगर प्रेशर को डबल कर दिया जाए, प्रेशर को डबल कर दिया जाए तो भाई 2P कर दिया, तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा, V डैश हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो ये कांस्टेंट के बराबर ही होगा, तो भाई फिर से K के बराबर हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया और यहां से V डैश की वैल्यू निकल आई, तो क्या आ गया आपका, हाफ टाइम आ गया, यानी आपका जो वॉल्यूम है वो आधा हो जाएगा। आगे चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट, भाई एक कंपाउंड का फॉर्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉर्मूला क्या होता है, H2O, CO2,
ये सब क्या है, फॉर्मूलाज ही तो हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस का या कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो उसके एक मॉलिक्यूल को शो करता है। अब H2O का मतलब ये थोड़ी कि एक ड्रम पानी ले लिया आपने, H2O का मतलब H2O के मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है H2O से। ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ 100 H2O लिखेंगे, यानी 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें। भाई आप एक ड्रॉप लेंगे तो उसमें हो सकता है 50 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो 50 H2O आप लिखेंगे। लेकिन इसमें H2O क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल इज इक्वल टू। कह रहा है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बताओ। तो अभी मैंने बताया था कि भाई अगर कोई भी डिग्री सेल्सियस में है उसमें आप क्या करिए 273 ऐड कर दीजिए, तो वो किस में बदल जाएगा, वो केल्विन में बदल जाएगा। तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में लिखना है तो क्या हो जाएगा 273 केल्विन। देखिए माइनस मत लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFC बोलते हैं। अच्छे से पता है ओजोन डिप्लीशन में आपका सबसे अहम रोल है इसका, ठीक है। इसी की वजह से क्या कहते हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओशन के लेवल बढ़ रहे हैं और हमारी जान खतरे में आ रही धीरे धीरे। तो केवल यही एक इकलौता मुजरिम है, ठीक है, CFC। तो CFC क्या होता है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब हो गया इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है बेटा फ्रियॉन्स। क्या होता है, फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स इज द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ CFC। CFC का कॉमन नेम क्या होता है बेटा, फ्रियॉन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे अभी आपने ऑब्जेक्टिव में देखा तो टोटल 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, और अब आ गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है आपका द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, तो ऑप्शन में था बेटा Al2O3 और Al3O2। तो बेटा इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है बेटा 3+ और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2-। तो इसका चार्ज इस पे आ जाएगा, इसका चार्ज इसके नीचे आ जाएगा, तो Al2O3 इज द करेक्ट आंसर। तो Al2O3 ये आपका सही ऑप्शन होगा, Al2O3 इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Chemical change taking place between Fe and HCl is an example of displacement reaction। ठीक है, chemical change taking place between Fe and HCl, आयरन और HCl के बीच में जो केमिकल चेंज है वो किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Fe प्लस HCl ये हो जाएगा बेटा FeCl2 प्लस H2 गैस, यहाँ पर 2 लग जाएगा बैलेंस के लिए। तो यहाँ पर जो H2 है वो हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Fe ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विद द राइज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ लिक्विड ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर आपको अच्छे से याद ना हो कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, या आपने रट्टा मार के पढ़ा था और एग्जाम में आते ही मान पेपर देख करके सब गायब हो गया, तो आप क्या दिमाग लगाओगे। आप सोचो कि अगर कोई बर्तन है, उस बर्तन में वाटर भरा है मैंने, इसमें गैस डिसॉल्व करना है। नमक डिसॉल्व करना होता तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती, चीनी डिसॉल्व करना होता तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती, लेकिन गैस डिसॉल्व करना है। तो गैस डिसॉल्व करने का मतलब जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो वैसे ही बढ़ गई, इसके खुद के मॉलिक्यूल गैस बन करके उड़ने के चक्कर में है, बॉइलिंग हो रही है, गर्म कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अरे जब किसी चीज को, किसी लिक्विड को गर्म करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपर में बदलना शुरू हो जाते हैं, गैस के फॉर्म में। जब इसके खुद के मॉलिक्यूल गैस में गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर दिए, तो आप क्या सोचो कि कोई एक्सटर्नल गैस इसमें आसानी से क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है,
नहीं हो सकती। तो जब इंक्रीज करोगे आप टेम्परेचर में तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ, अगर टेम्परेचर को हाफ कर दिया जाए तो वुड ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर या वॉल्यूम दोनों में से क्या हाफ होगा, तो बेटा चार्ल्स का नियम आपने पढ़ा होगा, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, यानी v बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। v अपॉन टी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, तो v अपॉन टी इज इक्वल्स टू k ले लेते हैं हम। अब क्या कह रहा है, द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ, टेम्परेचर को आधा कर दिया, वुड ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ, तो मान लेते हैं कि भाई टेम्परेचर को मैंने हाफ कर दिया तो वॉल्यूम कुछ v डैश हो गया, तो क्या हो गया बेटा, t बाई टू इज इक्वल्स टू k, टू ऊपर चला गया, 2v डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू k। अब ये k और ये k आपस में इक्वेट कर दो, इक्वेट करने के बाद क्या होगा, इक्वेट करने के बाद होगा, इधर देखो, इधर देखिए, तो हो जाएगा 2v डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू v बाई टी। तो बेटा यहाँ t से t कट गया, v डैश क्या हो गया, v अपॉन टू हो गया, यानी वॉल्यूम फिर से क्या हो गया, हाफ हो गया। तो वॉल्यूम वुड ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ, वॉल्यूम फिर से क्या हो गया, आधा हो गया। टेम्परेचर को आधा करने पर वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, ठीक है। द ओजोन लेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन टू रीच द अर्थ, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट। तो ओजोन बेटा क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, इंफ्रारेड को नहीं, अल्ट्रावायलेट को। तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, यहां पर रुक जाती है, किसकी वजह से बेटा, ओजोन की वजह से, किसकी वजह से, ओजोन की वजह से। क्लियर है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग, पहला बात कह रहा है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो बेटा मिनिमम टेम्परेचर जो हो सकता है हमारे अर्थ पर, ठीक है, मिनिमम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की भी, दोनों की ही ब्रांच कहलाती है, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स के अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ते हैं, अलग अलग कंडीशंस को चेंज करते हुए, कभी प्रेशर चेंज कर देंगे, कभी वॉल्यूम चेंज कर देंगे, कभी टेम्परेचर चेंज कर देंगे, और देखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा है, लिक्विड का बिहेवियर कैसा है, इन सब चेंज होते होते, मतलब इसको चेंज करने पर, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के ब्रांच में जो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है, मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल है उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज थॉट टू बी पॉसिबल। मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर जो आप सोच सकते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट जीरो। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को अगर आप देखोगे तो ये कहा जाएगा द एबिलिटी टू बी डिसॉल्व्ड, मतलब डिसॉल्व होने की एबिलिटी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे हमें चीनी को पानी में घोलना है, सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो कितना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर के एक यूनिट वॉल्यूम में, उसी को सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यार 1 लीटर पानी में भाई आप कितना ही नमक घोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम नमक के बाद आप नहीं घोल पाओगे, तो वो क्या हो गई, वो हो गया सॉल्युबिलिटी। तो वाटर की सॉल्युबिलिटी या फिर किसी अदर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, जनरली तो हम लोग वाटर की ही बात करते हैं, लेकिन अदर सब्सटेंस की भी अपनी एक क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। क्लियर है बात। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्या होता है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं, ओजोन। ये ओजोन क्या होता है, एक लेयर के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जमा हुआ होता है, जो सूरज से यानी सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, रोकता है,
जिससे हमारा प्रोटेक्शन हो सके। तो ये जो CFC गैस है, ये CFC गैस क्या करती है, जा करके ओजोन लेयर के किसी किसी जगह पर होल कर दे रही है। ये एक बेड की तरह होता है, मतलब ओजोन लेयर ऐसे लेयर है पूरी बनी हुई है ऊपर की ओर। अब ये जो CFC है इसने क्या किया, यहाँ पर एक होल कर दिया, यहाँ से ले करके यहाँ तक एक होल कर दिया ऐसे। अब यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से आपकी जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है वो एंटर कर जा रही है अर्थ पर। अब ये एंटर कर जा रही तो ये जिस जगह पे पड़ रही वहां पे काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखा पा रही है। तो ओजोन डिप्लीशन किसे कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन इसी को कहते हैं कि CFC गैस जो ओजोन लेयर में जा करके छोटे छोटे होल्स बना रही है उसी को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी को कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एटम, क्या लिख रहा हूं मैं, द एबिलिटी ऑफ एटम टू कंबाइन हाउ मेनी हाइड्रोजन टाइप एटम, हाइड्रोजन टाइप एटम, मतलब किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि वो कितने हाइड्रोजन टाइप एटम के साथ जुड़ सकता है, उसे उसकी वैलेंसी कहते हैं। या फिर एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल सी डेफिनेशन आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है ओ वैलेंसी की, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन्ड, लूज और गेन्ड, सॉरी लूज कॉमा गेन्ड और शेयर्ड is known as वैलेंसी। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ये परफेक्ट डेफिनेशन और इजी भी है। यानी कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है या फिर शेयर करता है, ये उसकी वैलेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल, स्पेशली मेटल के केस में देखा जाता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आ लेस reactive metal, more reactive metal displaces a less reactive metal, then the reaction is known as displacement reaction। क्या होता है बेटा, नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है इतनी चीज, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंसिंग है, ध्यान से देखिए, PbO प्लस NH3। अब आप पूरा प्रॉपर लिख करके करेंगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लूंगा, ठीक है। ये है, तो सबसे पहले बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक लेड है, इधर भी एक लेड है, इधर एक नाइट्रोजन है, इधर दो नाइट्रोजन है, इधर तीन हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है। तो इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो यहां पर 2 लगा देते हैं ताकि नाइट्रोजन आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हम क्या करेंगे, यहां पर 3 लगा देंगे, 3H2O, ठीक। अब 3 कर दिया
तो अब ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया तो भैया यहाँ 3 लग गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो लेड डिसबैलेंस हो गया तो यहाँ 3 लगा दिया, हो गया बैलेंसिंग कंप्लीट। ठीक है, एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरा डिसबैलेंस होगा, दूसरे को डिसबैलेंस करेंगे तो तीसरा डिसबैलेंस होगा, तीसरे को बैलेंस करेंगे तो एक समय आएगा सबके सब बैलेंस हो जाएंगे। तो ये पहला था, नंबर 1। नंबर 2, S प्लस H2SO4 दैट इज SO2 प्लस H2O, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा देखिए जरा, देखो यहाँ एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। मतलब अगर मैं कुछ भी नंबर लगाऊंगा यहाँ इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी इवन आएगा, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, प्रोडक्ट में ऑड बना देगा क्योंकि 1 ऑक्सीजन है। तो पहले तो सबसे पहला काम तो ये ऑड वाले को पकड़ो और इसको पहले तुरंत बैलेंस कर दो, इसको इवन बना दो। तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, 1 सल्फर 2 सल्फर, यहाँ पर कितने हैं 2 सल्फर हैं। देखो यहाँ पर 1 सल्फर है, यहाँ पर 1 सल्फर है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, इसको बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया 4, तो यहाँ लगा देते हैं 2। तो 2 लगा दिया। अब 2 लगा दिया तो यहाँ पर देखो 2 8, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4, सल्फर हो गए 2 और 1 3, ऑक्सीजन हो गया 8। अगर मैं सल्फर को बैलेंस करने जाऊंगा यहाँ 3 लगा दूंगा, 3 लगा दिया मैंने सल्फर को बैलेंस करने के लिए। तो क्या हुआ, 3 सल्फर हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन इधर, यानी 8 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सब तो बैलेंस हो गया। क्लियर हो गई क्वेश्चन? ठीक है, तो बस यहां पर यही चीज आपको देखना है कि आपको बैलेंसिंग ध्यान में रखनी है, कैसे करोगे आप। ठीक है, थर्ड, अब इसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, कहाँ आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, कहाँ 3 किया, पूरा एकदम अच्छे से ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद थर्ड है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो एक Pb है, यहाँ भी एक Pb है, ठीक है, लेड एक एक है, ऑक्सीजन 6 है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ पर 2 लगाओ पहले तो ये ऑड नंबर वालों को इवन कर लिया करो, नहीं तो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो बेटा यहाँ 2 Pb लगाने के चक्कर में पता चला यहाँ भी अब 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी 2 लगाना पड़ा Pb को बैलेंस करने के लिए। अब Pb तो बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया, तो चलो ठीक है उसको छोड़ देते हैं, पहले नाइट्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 इधर से 2 इधर से, यानी 4 नाइट्रोजन है यहाँ पर। नहीं समझ में आ रहा तो होल ट्वाइस लगा है तो ये N2 है और इधर से 2 होगा तो 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 4 लगा दोगे। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, 4NO2। ठीक है, तो यहाँ मैंने 4 लगा दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया, बस अब ऑक्सीजन बचा है बेटा। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 8 2 10 2 12 6 2 12, यहाँ देखो O3 है, 2 अंदर जाएगा O6 कर देगा और 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा 12 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी 12, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग करोगे। तो बैलेंसिंग में क्या करना होता है, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर देना होता है बस। उसके बाद अगला देखते हैं, फोर्थ है आपका NH3 प्लस Cl2 प्लस NH4Cl प्लस N2, NH3Cl2 NH4Cl प्लस N2। देखो इधर 2 क्लोरीन है, इधर एक ही है, तो पहले तो बिना पूछे हम 2 लगा देंगे इधर। क्यों? क्योंकि भाई क्लोरीन को बैलेंस करना है, तो 2 क्लोरीन हो गया। अब नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो भाई यहाँ भी 4 लग जाएगा। नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना है
दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, चार नाइट्रोजन। भाई चार नाइट्रोजन हो गया तो यहाँ पर 4 3 12 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन 12 हो गया तो भाई अब तो बैलेंस नहीं होगा क्योंकि 4 2 8 हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की समस्याएं आपको मिलती रहेंगी। अब इसको क्या किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ है, अगर और नाइट्रोजन भी एक साथ है। अगर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कुछ भी लगाएंगे तो इधर डिसबैलेंस होना ही होना है। तो इसको एक फ्रेश पेज लेते हैं और वहां पर करते हैं। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ये। NH3 प्लस Cl2 NH3 प्लस Cl2 ये हो जाएगा NH4 Cl प्लस N2। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो उधर 3 नाइट्रोजन है और इधर क्या है, एक नाइट्रोजन है, तो यहां पर 3 लगा दो अगर बैलेंस करना है तो 3 नाइट्रोजन हो गया, 3 3 9 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो ये 3 तो नहीं लग पाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 3 लगाने से हाइड्रोजन ऑड नंबर में हो जा रहा है और उधर हम कोई भी नंबर लगाएंगे तो हाइड्रोजन हमारा इवन ही रहेगा। तो अब क्या किया जाए, अब ये Cl2 है, Cl2 और इधर Cl है, तो अगर 2 लगा दिया इधर तो नाइट्रोजन इधर क्या हो जाएगा, 2 2 4 और यहाँ 4 लगाएंगे तो 4 3 12 हाइड्रोजन और उधर भी, उधर क्या हो जाएगा, उधर 8 ही हाइड्रोजन रह जाएगा। तो अब ऐसे समस्याओं को निदान कैसे किया जाए, इसमें सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं, उसके लिए एक और मेथड है हमारे पास, यूज़ कर लीजिए रफली, उसके बाद लगा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रफली यूज़ करके आप देख सकते हो कि कैसे आपका ये बैलेंसिंग होगा। तो उसके लिए जो तरीका है मेरे पास, मैं मान लेता हूँ कि इसके आगे जो कोफिशिएंट होगा वो A होगा, A इंटू NH3 प्लस B इंटू Cl2 इज इक्वल्स टू C इंटू NH4 Cl प्लस D इंटू N2। ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, A इंटू N, तो A इज इक्वल्स टू यहाँ कितनी है बेटा, C के बराबर होगा एक इक्वेशन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4 इंटू सी, 4 इंटू सी। ठीक है, अब सॉरी यहाँ नाइट्रोजन और भी था ना, C के प्लस 2D भी तो आएगा यार। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ भी था, सॉरी 2 इंटू डी और 1 इंटू सी, तो ये A इज इक्वल्स टू C प्लस 2D आएगा इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है बेटा, 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, C। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट B इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया बेटा, हो गया आपका C इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू 1 माना तो C इज इक्वल्स टू 2 आ गया, C इज इक्वल्स टू 2 माना तो A इज इक्वल्स टू आ गया बेटा 4 2 8, 8 अपॉन 3। तो ये मज़ा नहीं दे रहा है क्योंकि अगर अपॉन में आ जाए तो मज़ा नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 मान के देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जब A की वैल्यू फ्रैक्शन में आने लगी तब हम ये एजम्पशन नहीं ले पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, B की वैल्यू को कुछ और मानते हैं, B की वैल्यू 2 लेके देखते हैं। लेट एज्यूम किया B की वैल्यू 2 है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4, और C की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 4 16, अभी भी 16 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा लेना होगा जिससे ये 3 आ करके कट जाए। ठीक है, जिससे ये आ करके कट जाए, और वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि B को, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा। एक कंप्लीट नंबर रखने पर ये कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है और इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं आ रहा था। तो अब जब फ्रैक्शन में आना ही है तो हमारा जो पहले वाला अजम्पशन था वही बेटर था, तो उसी को ले लेते हैं। B इज इक्वल्स टू क्या बेटा 1, तो C इज इक्वल्स टू 2, A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 2 8/3, और D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर C रखा आपने कितना 2, A रखा आपने 8/3, इसको इधर ले आए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इसको सॉल्व कीजिए। तो A की वैल्यू हमारे पास है 8/3 माइनस C की वैल्यू कितनी है बेटा 2, यहाँ पर 2D,
तो यहाँ पर एलसीएम लिया 8 - 6/3 इज इक्वल्स टू 2d। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 1/3। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब इस तरीके के क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको बैलेंसिंग फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी आई थी 8/3, तो 8/3 नाइट्रोज NH3 लिख लिया, प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1, तो यहाँ चलो Cl2 ले लिया। फिर थोड़ा कलर चेंज कर लेते, सब एक जैसा ही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी आई थी कितनी 8/3 NH3, प्लस b की वैल्यू कितनी थी बेटा 1, तो Cl2। c की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 NH4 Cl, और d की वैल्यू कितनी आई बेटा 1/3 N2। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये अपॉन वाला सिस्टम खत्म हो जाए? ये दिमाग लगाइए। तो अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं सब में, पूरे इक्वेशन में, तो ये अपॉन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा कलर अलग करके ताकि आपको दिखे एकदम बढ़िया से। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा इक्वेशन बनेगा 8NH3 प्लस 3Cl2, उसके बाद 3 2 जा 6NH4 Cl प्लस N2, यही हमारा बैलेंस इक्वेशन होगा। ठीक है, पहले आप जो फ्रैक्शन वैक्शन आ रहा है उसमें रख लीजिए, फिर आप ये चेक कीजिए कि कोई एक नंबर से अगर हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये फ्रैक्शन हट सकता है। तो मुझे दिख गया कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार इस तरीके को और देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, जहां पर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो जाएगा वहां पर यही मेथड काम में आएगा। ये समझ लीजिए, ये एक ऐसा मेथड है जो आपको बहुत इजीली बैलेंसिंग करवा सकता है। ठीक है, ई ऑप्शन। अब देखो ई कह रहा है Zn प्लस HNO3, ZnNO3 का ZnNO का होल थ्राइस H2O प्लस NO2। तो इसको भी ले लेते हैं अलग से एक पेज पे। तो क्या है Zn प्लस HNO3, Zn प्लस HNO3, ये आया ZnNO का होल थ्राइस प्लस H2O, ZnNO का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस NO2। तो पहले तो बेटा हिट एंड ट्रायल ही यूज करेंगे, अगर उससे नहीं हुआ तो दूसरा मेथड यूज करेंगे, या कहिए दूसरा वाला मेथड भी यूज करवा दूं, एक बार और रिवीजन हो जाएगा दूसरे वाले मेथड का। थोड़ा सा आपको एग्जांपल, हिट एंड ट्रायल से तो आपको आता ही होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार सेकंड वाला मेथड और यूज करके दिखा देता हूं कैसे करना है। मान लेते हैं इसके आगे A लगेगा, इसके आगे B लगेगा, इसके आगे C लगेगा, और इसके आगे D लगेगा, और इसके आगे E लगेगा। लेट एज्यूम, मान लेते हैं ABCDE, ये तीनों, ये चारों पांचों किसके आगे लग रहे हैं, इनके आगे लग जा रहे हैं। जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के बारे में हमें पता तो है नहीं, तो हमने वैसे लगा दिया। अब यहां पर देखिए Zn के आगे क्या लगा है A, और यहां Zn के आगे क्या लगा है C। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि A और C तो आपस में बराबर होंगे जब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो उसके बाद यहां पर देखिए BH में क्या लगा है B, और यहां क्या लगा है 2 × H का मतलब देखो ना यार कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 1 है तो B, जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ H2 है तो ये D1 हो जाता। तो ऐसे ही 2 × D, तो यहाँ पर भाई हाइड्रोजन की संख्या B है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी बेटा 2D, तो B बराबर क्या हो जाएगा 2D, ये सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन देखो, यहाँ पर B है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बेटा 3 × C और 2 × E, तो यहाँ पर B इज इक्वल्स टू 3 × C प्लस
2 इंटू ई, ये थर्ड इक्वेशन भी आ गई। 3 इंटू बी, ऑक्सीजन के लिए अगर देखा जाए तो 3 इंटू बी, 3O3C प्लस डी प्लस 2E, बाप रे कितना आ गया, 3C प्लस डी प्लस 2E। ये इक्वेशंस है बेटा, ये आपके इक्वेशंस हैं। अब आपने क्या किया, एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, लेट C इज इक्वल्स टू 1। हमने C A1 मान लिया, तो A भी क्या होगा बेटा, 1 होगा। A अगर आपका 1 हो गया तो A और C तो चलिए आपस में बराबर हो गए। अब बात करते हैं, अब दूसरा एजम्पशन यहाँ पर C की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो C की वैल्यू 1 मान लेंगे तो B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, B इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2E। यहाँ भी C मान लिया तो 3B इज इक्वल्स टू 3 प्लस D प्लस 2E। अब यहाँ पर एक्चुअली D और B में से भी एक मानना पड़ेगा, तो हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। चलो D बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर D बराबर 1 हो जाएगा तो बेटा B बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। अब B बराबर अगर आपका 2 आ गया तो यहाँ पर आप रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन जो है आपका, 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2E, इसको इधर करेंगे, E की वैल्यू आ जाएगी -1/2, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आप D को 1 नहीं मान सकते। अब D को आपको मजबूरन क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अगर D को आप 2 मानते हो तो B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, B इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4। अगर आप B को 4 मानते हो तो बेटा यहाँ पे रखोगे 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2E, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो E की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/2। अब यहाँ पे रख लो, वैसे अब ज़रूरत तो है नहीं, वैसे C भी आ गया, B भी आ गया, E भी आ गया, D भी आ गया, A भी आ गया, सब कुछ मिल गया है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखते समय देखो यहाँ पर A मैंने 1 माना है तो आ गया आपका Zn प्लस B भी आपने, B कितना निकाला है आपने, B कहाँ गया, B आपने 4 HNO3, Zn भी C1 है तो Zn NO3 सॉरी NO का होल थ्राइस प्लस D कितना आया बेटा आपका 2 H2O प्लस E कितना आया बेटा 1/2 NO2। अब पूरे इक्वेशन में सिर्फ यही एक फ्रैक्शन में है, तो पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2Zn प्लस 8 HNO3 8 HNO3 2Zn NO3 सॉरी NO होल थ्राइस है बेटा, ठीक है, NO का होल थ्राइस प्लस 2 2 4 H2O प्लस NO2, हो गया बैलेंस बेटा। अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन आपको बैलेंसिंग फॉर्म में दिख जाएगी, ठीक है। ये तरीका है इस वाले मेथड का। अब ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से 2-3 घंटा करते रहते तब भी सॉल्व नहीं होता, इतना तो कंफर्म था। मैं खुद करता तो मैं भी आधा घंटा तो करता ही करता, तब जा करके क्वेश्चन हो पाता। तो एग्जाम में ऐसे बैलेंसिंग क्वेश्चन आने पर अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए भैया, नहीं तो बाकी पेपर आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इससे अच्छा कि आप इसको लीव कर दीजिए, बाद में देखिएगा, टाइम बचेगा। और अगर ये मेथड सीख लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप आराम से सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑब्जर्व क्या करेंगे आप यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर फर्स्ट इन लिटिल एंड देन एक्सेस अमाउंट। भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला कलर होता है वो होता है वाइट, मिल्की या मिल्की वाइट कह सकते हैं आप।
तो आपका जो ये देखो ये लाइम वाटर है, जब इसमें CO2 गैस पास कराते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है वाइट वाइट कलर का, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब ज्यादा अमाउंट में आप पास करा दोगे CO2 गैस, तो यहां पर जो CaCO3 है, जो कैल्शियम कार्बोनेट था, वाटर और CO2 के साथ मिल करके क्या बना दे देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कलर कुछ भी नहीं होता है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। और कलरलेस होने की वजह से, कलरलेस होने की वजह से इसका जो मिल्की कलर है वो वापस से डिसअपीयर हो जाएगा। तो जब पहले थोड़ा अमाउंट डालेंगे तो आपका सोल्यूशन मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ज्यादा अमाउंट डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। K2Cr2O7 का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 का मतलब ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में एसिडिफाइड बनाने के लिए हम उसमें H2SO4 या HCl कोई गैस डाल देते हैं, सॉरी कोई एसिड डाल देते हैं। तो K2Cr2O7 SO2 प्लस H2SO4, उसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो बना लेता है K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और इसी रिएक्शन को आपको लिख देना है। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब कहां पास करेंगे, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, तो NO2 FeSO4 और H2SO4, तो H2SO4 इसमें डाल करके इसको एसिडिफाइड किया गया है, और NO2 डाल करके हमने क्या किया है यहाँ पर N2O, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है और FeSO4 का होल थ्राइस बना है और H2O बना है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बन गया, और यहाँ पर फेरस सल्फेट था Fe2SO4 फेरिक सल्फेट बन गया, और NO2 की जगह कौन सी गैस बन गई बेटा, N2O गैस बन गई। ठीक है, N2O गैस कैसी होती है, ब्राउन। ठीक, समझ में आई बात। अ पीस ऑफ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इज प्लेस्ड इन गैस जार ऑफ क्लोरीन। जब मॉइस्ट ब्लू लिटमस को आप, अब जैसे ब्लू लिटमस है, अगर आप उसको डायरेक्ट गैस में डालोगे तो कलर चेंज नहीं करेगी। HCl गैस है तो नहीं चेंज करेगी, क्योंकि HCl गैस जब गैस फॉर्म में होती है तो न्यूट्रल होती, ना एसिड होती ना बेस होती है। लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर देते हैं, यानी उसमें थोड़ा सा वाटर मिला देते हैं, तो क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, उसमें डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होकर के HCl बना लेती है। और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिडिक होती है। तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड पास थ्रू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। हाइड्रोजन सल्फाइड को लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में पास कराया जाता है, तो लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में H2O गैस पास कराने पर PbS बनता है। PbS का मतलब लेड सल्फाइड, और इसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लैक। ये ब्लैक कलर का होता है, और आपका जो सोल्यूशन होगा वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम C12। तो ये तो सीधा डेफिनेशन आपने पढ़ा है कि कार्बन 12 के 1/12 मास को क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड। भाई कभी भी रिएक्शन करवाते हो उसमें एक इनसोल्यूबल सॉलिड बन जाता है तो उसे क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट। सिंपल सी बात, क्या बोलते हो उसको, प्रेसिपिटेट। ठीक है। उसके बाद अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। भाई होमोजीनियस मिक्सचर है किसमें, ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। वन वर्ड आंसर देना है आपको। सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, तो किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया और होमोजीनियस मिक्सचर तैयार किया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सोल्यूशन।
द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस केप्ट इन कॉन्टैक्ट बाय मॉलिक्यूलर मोशन। भाई जब किसी दो सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ रख देंगे और मोशन की वजह से वो एक दूसरे में मिल जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। और इसके बाद कह रहा है लॉकिंग ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन, तो इसको कहते हैं बेटा स्कैवेंजिंग। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजिंग। तो स्कैवेंजिंग क्या प्रोसेस होता है? मैंने लिख भी दिया। स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैस in a cylinder of an internal combustion engine with the fresh air fuel mixture for the next cycle। स्कैवेंजिंग क्या होता है कि किसी सिलेंडर, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के अंदर पेट्रोल गया, पेट्रोल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पेट्रोल बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया गया? लॉक कर दिया गया, और उसको, उसमें से ऑक्सीजन को फिर अलग कर लिया गया, जिससे जब फिर से पेट्रोल इंजन में गिरे तो उसको बर्न होने में हेल्प हो सके। तो अब जो लॉकिंग सिस्टम है उसी को बोलते हैं स्कैवेंजिंग। तो स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैस, यानी जो बाहर निकलने वाली गैस है, एग्जॉस्ट गैस है, उसको रिप्लेस कर देना या उसको रिफॉर्म कर देना, और इंटरनल कंबशन इंजन में विद द फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर द नेक्स्ट साइकिल, अगले साइकिल के लिए फ्यूल को फिर से जलाने के लिए उस गैस को रिफॉर्म कर देना, यानी उस गैस को फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निकल जाना। ये एक एग्जांपल है, बाकी तो ये क्या होता है? क्लोरीन के साथ भी होता है। तो लॉकिंग सिस्टम ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन इज नोन एज स्कैवेंजिंग। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिलहाल आज के पार्ट में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का पेपर करेंगे। तो आगे का पेपर जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन या क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो ये फर्स्ट पार्ट था इसमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन किया करवाया है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, गिव द रीजन, वन वर्ड। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने कॉलेज के बाकी सब्जेक्ट के पेपर्स का भी सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को फैलाइए, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए, और हाफ ईयरली पेपर की अच्छी सी तैयारी कीजिए ताकि आपका एक अच्छा नंबर आए। थैंक यू।